आज हम लोग क्लास 11 का अकाउंटिंग इक्वेशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मालूम होना चाहिए कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो टोटली आपका डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पर डिपेंड होता है। अब क्वेश्चन है कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या है। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो है इसमें ये बताता है कि हर ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 एस्पेक्ट्स होंगे। मिनिमम 2 एस्पेक्ट्स होंगे। 2 एस्पेक्ट्स का मतलब ये हुआ कि कम से कम 2 एंट्री जरूर होंगी, यानी एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। ये हो गया डबल एंट्री बुक सिस्टम। मिनिमम 2 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी लेन देन करेंगे या फिर कहीं पे कुछ माल खरीदेंगे या किसी को माल बेचेंगे तो जाहिर सी बात है अकेले तो कर नहीं सकते। सामने वाला कोई बंदा होना चाहिए, सामने वाला कोई क्या कहते हैं बायर होना चाहिए या फिर कोई सेलर होना चाहिए जिससे हम अपना ट्रांजेक्शन लेन देन कर सकते हैं। तो कोई ना कोई डेटर्स होगा या कोई क्रेडिटर्स होगा, यानी किसी को डेबिट करना हो किसी को क्रेडिट करना हो। इसलिए कहा गया है कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या है कि मिनिमम 2 एस्पेक्ट होंगे जिससे कि ट्रांजेक्शन को हम ट्रांजेक्शन का एंट्री पास किया जा सके। अब अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है, यहाँ इसका एक जो फॉर्मूला है वो ये है, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन बताता है कि हम कंपनी में जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन करो, हमेशा आपका जो असेट्स है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के इक्वल होगा। इसको याद रखिएगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि असेट्स 1 लाख हो और ये दोनों मिला के 90,000 90,000 हो या फिर मोर देन 1 लाख हो। ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। जितना असेट्स आपके पास आपकी कंपनी में होगा उतना ही कैपिटल और लायबिलिटी भी आपके पास होंगी। कभी भी इसके डिफरेंस अमाउंट नहीं आएंगे। तो ये आपका जो इक्वेशन है वो यही है, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये अकाउंटिंग इक्वेशन बताता है। अच्छा ये देखिए, इसी के फॉर्मूले की हेल्प से हम कैपिटल भी निकाल सकते हैं, ठीक, और एसेट्स भी निकल सकता है, टोटल लायबिलिटीज प्लस टोटल इक्विटी भी कर सकते हैं। अब आइए देखिए टोटल एसेट्स क्या होता है। टोटल एसेट कैसे निकलेगा? इंटरनल लायबिलिटीज प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज और एक्सटर्नल दोनों में लायबिलिटीज आ रहा है। इंटरनल लायबिलिटीज का मतलब ये है कि कौन मतलब कितना पैसा हमें लोगों को देना है। एक तरह से इसको समझिए कि हमारे ऊपर टोटल कितना कर्जा है, कितना पैसा हमारे पास से जाएगा। इंटरनल मतलब अंदर वाले जो बिजनेस के अंदर उनको कितना पेमेंट करना है। एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब जो बाहर उनको टोटल कितना पेमेंट करना है। उन दोनों को भी अगर हम ऐड कर दें तो हमारा क्या निकल जाएगा? टोटल एसेट्स निकल जाएगा। दोनों लायबिलिटीज एक्सटर्नल और इंटरनल को अगर ऐड कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि इक्वेशन हमें क्या बताता है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज बताता है। ठीक, एसेट्स में क्या आता है? इट इंक्लूड्स कैश, बैंक बैलेंस, फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा। अच्छा, एसेट्स को हिंदी में कहते हैं संपत्ति। एसेट्स को हमारे लिए क्या है? संपत्ति। यानी एसेट्स कि हमने जो बिजनेस किया, हमने टोटल एक साल ड्यूरिंग एन ईयर या फिर एट द एंड ऑफ एन ईयर या फिर हम कह सकते हैं कि बिजनेस चल रहा है तो हमने टोटल कितना एसेट्स बनाया। ठीक, अब आता है कैपिटल। कैपिटल क्या है? इट इज एन इंटरनल लायबिलिटीज इक्विटी विच इज ओन्ड बाय ओनर और प्रोप्राइटर। अब ये क्या है? कैपिटल क्या होता है कि कैपिटल ये बताता है कि कोई भी मान लीजिए बिजनेस हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? पैसे की जरूरत पड़ेगी, बल्क में पड़ेगा। ठीक, अब बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो ऑनर या फिर जो प्रोप्राइटर होते हैं उनके द्वारा अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए टोटल कितना पैसा उन लोगों ने इन्वेस्ट किया। अच्छा, फर्म की बात करें, अकॉर्डिंग टू फर्म बात करें तो फर्म भी अपने ऑनर को एज अ लायबिलिटी ही ट्रीट करता है। ठीक, तो ये कैपिटल अगर देखें तो एक तरफ से कैपिटल और कैश दोनों हमारे कंपनी में इंक्रीज होंगी। दूसरा लायबिलिटीज वही हम लोगों ने बताया। अगर इसको समझना तो एक तरफ ये देखें कि हमारे पास टोटल कितना कर्जा है। ठीक, इसको याद रखिएगा। अब अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अकाउंटिंग इक्वेशन में जब भी आप सॉल्व करिए तो ये देखिएगा कि क्या आपका जो असेट्स है वो असेट्स आपके कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो अगर कुछ भी डिफरेंस आता है तो इससे ये हो जाएगा कहीं ना कहीं हम लोगों ने गलती की है। अब असेट्स के अंदर भी बहुत सारे सब हेडिंग आएंगे और लायबिलिटी के अंदर भी बहुत सारे सब हेडिंग आएंगे। इसको माइंड में रखना है हमें। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने दिया था। ये जो डबल एंट्री सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब था
टू मिनिमम टू एस्पेक्ट्स आपके ट्रांजेक्शन में होंगे, जिससे या तो कोई ना कोई एसेट्स बढ़ेंगे या घटेंगे, या फिर लायबिलिटी कोई घटेंगे या बढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन के इंट्रोडक्शन को देखा है। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो भी डाउट वगैरह होगा वो बहुत इजीली वे में क्लियर हो जाएगा। तो अभी हम लोग अकाउंटिंग क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। ये आपको क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट इज संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी ये जो भी ट्रांजेक्शन आएगा उसे हमें यहाँ लिखना होगा। क्या लिखेंगे हम लोग? संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक, अब ये संदीप ने क्या किया है? बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बिजनेस स्टार्ट किया हो उसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो कंपनी के अंदर, यानी फर्म हमने जब स्टार्ट किया तो कंपनी के अंदर क्या बढ़ रहा है? कैपिटल बढ़ रहा है। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें कैपिटल की नीड होती है। संदीप ने फर्म के अंदर कैपिटल लगाया, ठीक है, लेकिन वो कब किस फॉर्म में आ रहा है? कैश के फॉर्म में आ रहा है। तो हमारे फर्म के अंदर क्या बढ़ रहा है? कैश बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ क्या बढ़ रहा है? कैपिटल भी बढ़ रहा है। ठीक, तो इस केस में अगर हम देखें तो कैश आपका किस पार्ट का है? असेट का। अब देखिए यहाँ पर अकाउंट क्या कहते हैं, कैश के नाम से कुछ भी हेडिंग नहीं है, कैपिटल के नाम से तो हेडिंग है। तो एसेट साइड जो भी हेडिंग बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, तो उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। यानी कैश के नाम से एक अकाउंट ओपन हो गया। कितने अमाउंट से उसने पैसे बिजनेस स्टार्ट किया है? 1 लाख रुपीज़ से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 लाख। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहता है? हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा? एसेट इक्वल टू एल प्लस कैपिटल। ठीक, तो हर 1 लाख इधर आ गई, तो यहाँ पर क्या होगा? लायबिलिटी तो कुछ है नहीं, तो प्लस कैपिटल कितना आया? 1 लाख इक्वल हो गई। ठीक, देखिए एसेट और इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, दोनों 1 लाख हो गई। अब देखो तो यहाँ याद रखिएगा ये भी, अगर एसेट्स 1 लाख आया, इसका 99,000 आया, 1000 का भी डिफरेंस आया, या फिर 1 रुपीज़ का भी डिफरेंस आया, इसका मतलब हम लोगों ने कहीं ना कहीं कोई गलती की है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हम लोगों ने क्या किया? परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यानी हम लोग कंपनी, अपने आप को कंपनी एज्यूम करिए। ठीक, कंपनी एज्यूम करके करेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब देखिए कंपनी के अंदर क्या हो रहा है? कंपनी क्या कर रहा है? फर्नीचर खरीद रहा है। ठीक है, कंपनी अगर जब फर्नीचर खरीदेगा, कैसे खरीद रहा है? पैसा दे के फर्नीचर परचेज कर रहा है। तो जब कंपनी पैसा दे के फर्नीचर परचेज करेगा तो कंपनी के अंदर क्या आया? जाहिर सी बात है कंपनी के अंदर फर्नीचर आया, तो कंपनी के अंदर फर्नीचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन कैसे खरीद रहा है? उधार तो खरीदा नहीं है, क्योंकि 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। उधार खरीद नहीं रहा है, नगद खरीद रहा है, कैश दे रहा है, कैश दे के ले रहा है। तो एक तरफ से अगर हम कैश देखें तो कैश हमारी कंपनी से क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यानी हमने नगद खरीदा है तो सामान हमारे पास तो आया, लेकिन कैश हमारे पास से गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दुकान से आप चॉकलेट खरीदने जाएं तो 10 रुपये का चॉकलेट अगर आप लेंगे तो आप 10 रुपये तो दुकान वाले को देंगे, उसके बदले आपको क्या मिलेगा? चॉकलेट मिलेगा। ठीक, यहाँ पर फर्नीचर हमारी कंपनी में आया, लेकिन हमारे पास से क्या गया? कैश गया। टोटल कितने का? 5000 का। तो उस हिसाब से कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश हमारा क्या होगा? ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा। ठीक, तो 5000 हम क्या कर देंगे? कैश को ब्रैकेट में। ठीक है, ब्रैकेट डिनोट्स नेगेटिव बैलेंस। अब एक अकाउंट ओपन कौन सा हो गया? फर्नीचर के नाम से। ठीक है, एक अकाउंट ओपन हो गया, फर्नीचर के नाम से अकाउंट ओपन हो गया। फर्नीचर के बाद अगर हम देखेंगे कि 5000 कैश से तो निकल गया, लेकिन फिर हमारे पास आया गया फर्नीचर, तो फर्नीचर बढ़ रहा है, यहाँ 0 था, फर्नीचर हमारे पास आया 5000। क्या इस ट्रांजेक्शन से जो हमने फर्नीचर परचेज किया, क्या इस ट्रांजेक्शन से क्या हमारे लायबिलिटी और कैपिटल को कोई असर पड़ा? ना लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़े, ना फिर कैपिटल पे कोई इफेक्ट पड़ा। तो 0 + 0। अब यहीं से हम न्यू इक्वेशन बना लेंगे। याद रखिएगा, न्यू इक्वेशन बनाते हुए चलेंगे तो इजी हो जाएगा। वैसे भी आपके लिए आसानी है, लेकिन न्यू इक्वेशन बनाओगे तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। न्यू इक्वेशन क्या बनाया कि आपका ये हो गया 1 लाख, ये 0, ये कितना हो गया 5000, ये कितना हो गया
95,000। ये आपका है न्यू इक्वेशन। अब चाहे तो पूरा करके फिर आप टोटल करें, उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ऐसे करते हुए चलेंगे तो हमारे लिए काफ़ी इजी होगा, तो कहीं भी कोई भी डिफरेंस आएगा हम पकड़ लेंगे। जैसे अब देखिए जोड़ने से 1 लाख हो गया ना, अगर यहीं पर अगर हम ना करें, नीचे करें और कोई कमी आ जाए तो हमें पता ही नहीं चलेगा हम लोगों ने गलती की क्या है, उसमें टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। ठीक, अब पॉइंट नंबर थर्ड क्वेश्चन कहता है कि परचेज गुड्स फॉर कैश। अब क्या हो रहा है, कंपनी क्या कर रहा है, सामान खरीद रहा है। इसके पहले फर्नीचर खरीदा था। याद रखिएगा कि जब भी कंपनी कोई सामान खरीदे और उसका सामान का पर्टिकुलर नेम दे दे, पर्टिकुलर नेम देगा उस नाम से अकाउंट ओपन कर देंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, सामान खरीद रहा है। कौन सा सामान खरीदा ये क्लियर नहीं है, तो सामान को अकाउंट की लैंग्वेज में स्टॉक कहेंगे। यानी कंपनी के अंदर अब क्या बढ़ रहा है, सामान बढ़ रहा है, सामान मतलब स्टॉक बढ़ रहा है। अच्छा, कैसे खरीद रहा है, फॉर कैश। कैसे खरीदा, पैसा दे के खरीदा। भाई हम मार्केट गए, हम लोगों ने कपड़ा खरीदा। अब कपड़ा खरीदा तो भाई हमारे पास क्या आ रहा है, कपड़ा आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमारे पास गया क्या, कैश डिक्रीज हो गया। अब एक अकाउंट और ओपन होगा, किसके नाम से, स्टॉक के नाम से इंक्रीज हो गया। ठीक, एक स्टॉक फिर बढ़ गया। अब देखिए क्या हो गया, परचेज्ड स्टॉक फॉर कैश। कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश हमारी कंपनी में घट रहा है, 20,000 से लेस हो गया। फर्नीचर पे कोई अफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में फर्नीचर का नाम ही नहीं है। ठीक है, 0। ठीक, क्या आया कंपनी के अंदर, स्टॉक आया। कितने का स्टॉक आया, 20,000 का। ठीक है, यहाँ पे 0 ही रहेगा। लायबिलिटी कोई असर नहीं पड़ा। इस पर कोई इफेक्ट पड़ा, इस पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। टोटल कर लेंगे, जब टोटल करेंगे तो देखते हैं दोनों मैच हो रहा है या नहीं। मैच होगा तो ठीक, नहीं होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गलती हुई है। ठीक, ये 0, ये 1 लाख। ठीक है, 20,000 लेस करेंगे कितना आएगा, 75,000, ये 5,000, ये 20,000 इज इक्वल टू 1 लाख हो गए। इसका मतलब सही है, कोई कमी नहीं है, कोई भी गड़बड़ नहीं हुआ है। अब पॉइंट नंबर जो 4 है वो क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब देखिए फिर हम सामान खरीद रहे हैं, यानी स्टॉक फिर खरीदा जा रहा है। स्टॉक तो खरीद रहे हैं, लेकिन इस बार जो स्टॉक खरीदा जा रहा है वो नकद नहीं खरीद रहे हैं, यानी फॉर कैश नहीं खरीदा जा रहा है। परचेज्ड स्टॉक ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार खरीद रहे हैं, यानी हमने मार्केट गए, मार्केट से हमने सामान खरीदा, लेकिन हम लोगों ने पैसा नहीं दिया। जब पैसा नहीं दिए तो क्या हम उसको देंगे ही नहीं, ऐसा तो होगा नहीं ना, क्योंकि कल तो हमको उसे पैसा देना ही होगा। हम भले ही भूल जाए, लेकिन वो हमें नहीं भूलेगा। कहीं ना कहीं मार्केट में पकड़ के मांगेगा आपसे, कहीं ना कहीं पकड़ सकता है वो आपको। तो आपको क्या लगा, आपने सामान तो खरीदा, कंपनी के अंदर सामान तो बढ़ रहा है, सामान बढ़ रहा है। इससे कितने का खरीदा हम लोगों ने, 36,000 का। कैश पे कोई असर नहीं पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि कैश में हम लोगों ने खरीदा ही नहीं। तो कैश में खरीदा 0। फर्नीचर फिर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फर्नीचर का नाम नहीं है, स्टॉक आया है। स्टॉक कितने खरीद रहे हैं, स्टॉक हमारी कंपनी के अंदर 36,000 से बढ़ गया, लेकिन इसको हम लोगों ने खरीदा है उधार मतलब जिसको अब उधार खरीदा उसको पैसा देना होगा। जिसको पैसा हम लोग देते हैं, कंपनी जिसको पैसा देगी वो कंपनी के लिए क्रेडिटर्स होते हैं। जिसको भी पैसा देना होगा वो कंपनी के लिए क्रेडिटर्स, और जिससे पैसा लेना होगा वो कंपनी के लिए डेटर्स कहलाता है। अच्छा, कितना पैसा उसको देना होगा, 36,000। ठीक, इस पर कोई इफेक्ट, कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब कैपिटल पे जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, टोटल करके देख लेते हैं कि सब सही है या नहीं। 1 लाख, ठीक, इज इक्वल टू 36,000 इज इक्वल टू 56,000, 5,000 एंड 75,000। न्यू इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब न्यू इक्वेशन तो बन गया। अब पॉइंट नंबर 5, अब देखिए कितना टोटल हो गया, 1,36,000। ये कितना हो गया, आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 1,36,000 ही आएगा। ठीक, अब पॉइंट नंबर 5 क्या है, पेड फॉर रेंट। रेंट हम लोगों ने पे किया, कंपनी जो हम लोगों ने चालू किया था जिस जगह पर, वो हमारा नहीं था, रेंट पे लिया था हम लोगों ने। अब रेंट पे चालू कर, और रेंट पे देना ही पड़ेगा जब महीना पूरा होगा। अब जब आप रेंट दोगे इन द फॉर्म ऑफ व्हाट,
हम जब भी रेंट पर पे करेंगे वो रेंट हमारा पे होगा कैश के फॉर्म में। रेंट जब भी पे करेंगे तो किस फॉर्म में पे करेंगे? कैश के फॉर्म में। अब हम लोगों ने रेंट यानी भाड़ा दिया, जो भाड़ा देंगे तो कंपनी से क्या गया हमारा? कैश गया। तो कैश जब जाएगा तो कैश हमारा घटेगा कि बढ़ेगा? ऑब्वियसली हमारा कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो 700 से हमारा कैश क्या हो गया? डिक्रीज। फर्नीचर का कोई लेना देना नहीं क्योंकि हम लोगों ने रेंट दिया, जीरो। स्टॉक पर नो इफेक्ट, क्रेडिटर्स पर नो इफेक्ट क्योंकि क्रेडिटर से लेना नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम आ गया, 700 कैश तो गया, मतलब भाई इधर भी 700 से माइनस होना चाहिए तभी तो इक्वल होगा, या फिर इधर 700 कहीं प्लस करो तब इक्वल हो। अब देखो जब हम रेंट पे करेंगे, जो रेंट हम भाड़ा दे रहे हैं 700 रुपये, वो कैश के फॉर्म में तो गया, लेकिन ये पैसा हम लोगों ने निकाला कहाँ से? ये पैसा निकल रहा है आपका कहाँ से? कैपिटल से निकला। अब भाई क्वेश्चन ये भी है, ये वाला भी तो कैपिटल से निकला था फर्नीचर जब खरीदा था, यहाँ पर भी तो कैश कैपिटल से निकला था, यहाँ पर तो हम लोगों ने माइनस नहीं किया, यहाँ पर कैपिटल से निकलने पर माइनस क्यों किया? यहाँ पर इसलिए माइनस नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग कैपिटल से निकाल के तो दिए थे, लेकिन फिर उसके बदले हमारे पास फर्नीचर आ गया था, तो फर्नीचर भी तो एज हमारे लिए एज अ कैपिटल ही है। यहाँ पर भी स्टॉक हमने खरीदा था लेकिन पैसा भले ही गया था, वो कैपिटल से ही निकल के गया था, लेकिन वो क्या हुआ? फिर जब वो पैसा गया तो उसके बदले हमारे पास स्टॉक आ गया, जो कि स्टॉक भी कैपिटल का ही रोल प्ले करता है। ठीक, इस वजह से यहाँ पर ऐसा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? अब हम देखेंगे न्यू इक्वेशन कि सब सही है कि नहीं है। तो रेंट जब पे करेगा तो रेंट पे करने से दो जगह इफेक्ट पड़ेंगे, एक तो कैश, दूसरा कैपिटल। या भी कोई नुकसान हुआ या फायदा होगा तब भी हमारे कैपिटल पर असर पड़ेगा। जैसे सैलरी भी अगर हम दे रहे हैं, इन केस आएगा तो वो भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, क्योंकि उसके रिटर्न में कुछ हमको मिलता नहीं है। रेंट के रिटर्न में, रेंट हमने पे किया, उसके रिटर्न में कुछ हमारे पास आया नहीं, इसलिए कैपिटल से माइनस हुआ। अब यहाँ पर जब हम लोगों ने कैश दिया था, कैश तो गया था लेकिन रिटर्न में हमको फर्नीचर मिला था। यहाँ पर भी कैश किया था लेकिन उसके बदले हमको क्या मिला? स्टॉक मिला। अब 700 अगर हम माइनस कर दें तो 74,300 होगा। ठीक, ये आपका 5,000 होगा, ये आपका 56,000 होगा, ये आपका 36,000 होगा, ये आपका होगा 99,300। ठीक, अब लास्ट पॉइंट है आपका क्या? पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 5 बोलता है कि गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश। यानी क्या कह रहा है कि जो हम लोगों ने सामान 40,000 का खरीदा था, ठीक है, यानी हमारे लिए कॉस्ट प्राइस 40,000 था, लेकिन जब इसको हम बेचने लगे, इस प्रोडक्ट को 40,000 वाले को हमने बेचा है 20% के प्रॉफिट पर। तो कितने का बेचे होंगे? 1111 2 4 8, यानी हमने जब 40,000 वाला सामान बेचा तो हमने प्रॉफिट कितना हुआ? हमें प्रॉफिट कितना हुआ? 8,000। यानी 40,000 वाला सामान हमने बेचा है 48,000 का, जिस पे 8,000 हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। फिर से सुन लीजिए कि हमारे पास जो 40,000 वाला सामान था, उस 40,000 वाले सामान को हमने बेचा है 20% के प्रॉफिट पर। तो 40,000 हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और जो प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट को अगर हम सेलिंग प्राइस निकालना हो, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट कर देंगे, हमारा सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिकली निकल आएगा। ठीक, अब हमने क्या किया? 40,000 पे 20% निकाला, 8,000 हमारा क्या आया? प्रॉफिट। तो हमने बेचा 48,000। अच्छा, जो हम बेच रहे हैं वो नगद बेच रहे हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस निकालिए, स्टॉक और कैश। अब कंपनी में स्टॉक आ रहा है या कंपनी में स्टॉक जा रहा है? साइड सी बात है, सिंपल सी चीज़ है। स्टॉक कंपनी से क्या हो रहा है? जा रहा है, लेकिन कैश कंपनी में क्या हो रहा है? आ रहा है। क्यों? हमारे पास सामान गया, हमने सामान बेचा है, सामान हमारे पास से गया, लेकिन हमने उधार नहीं बेचा है, नगद बेचा है, कैश पर बेचा है, और कैश हमारे पास में आया। यानी क्या क्वेश्चन क्या था जहाँ पर? गुड्स कॉस्टिंग 40,000 sold at a 20% प्रॉफिट। तो हमारे पास आया कितना? कैश 48,000 कैश आया। ठीक, फर्नीचर पे, फर्नीचर का कोई रोल नहीं है, नाम ही नहीं आया इसका, जीरो। अब हमारे पास फिर स्टॉक गया कितना है? 40,000 का स्टॉक हमारे कंपनी से आउट हो गया, लेस। ठीक है, क्रेडिटर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कैपिटल पर असर, याद होगा मैंने क्या बताया था? प्रॉफिट या लॉस होता है तो इसका पूरा असर हमारे कैपिटल पर पड़ता है। तो फायदा होगा तो कैपिटल में ऐड करेंगे और लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने 8,000 प्रॉफिट हुआ था तो 8,000 यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक, अब देखना है
कि टोटल हमारा मैच कर रहा है या नहीं। 1,07,300, 36,000, 16,000, ठीक है, 5,000, ठीक, 1,22,300, ये आपका है फाइनल इक्वेशन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इनकेस फिर भी कहीं डाउट हो, ना समझ में आए, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।